अभी तक जो कंसेप्ट हमने पढ़े मॉडल की एक्यूरेसी इवेलुएट करने के लिए वो हमने रिग्रेशन के कंटेक्स्ट में पढ़े। अभी हम ये देखते हैं कि सेम कंसेप्ट को हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अब ये जो रिग्रेशन और क्लासिफिकेशन का जो फर्क है ये तो मैं ऑलरेडी आपको एक वीडियो में बता चुका हूँ। अभी इन शॉर्ट में बताऊँ तो आप याद रखिए, रिग्रेशन में जो हमारे रिस्पॉन्स वेरिएबल होते हैं वो एक क्वांटिटेटिव वेरिएबल होते हैं, मतलब वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होल्ड करते हैं। दूसरी तरफ क्लासिफिकेशन में जो हमारे रिस्पॉन्स वेरिएबल्स होते हैं वो क्वालिटेटिव वेरिएबल्स होते हैं, मतलब वो हमारे ऑब्जर्वेशंस को कुछ क्लासेस या कैटेगरीज में क्लासीफाई करते हैं या कह लीजिए सेपरेट करते हैं। और जो ऐप का एस्टिमेट है ना वो भी हम सेम तरीके से करते हैं। हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा सेट रहेगा जैसे x1 y1 अप टू xn yn। अब मॉडल की एक्यूरेसी इवेल्युएट करने के लिए जो कंसेप्ट हमने पढ़े थे जैसे एमएसी को कंप्यूट करना, बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ और टेस्ट एमएसी का यू शेप, ये सब सेम ही रहेंगे क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए। बस आप इतना याद रखिए कि अब हमारा जो रिस्पॉन्स वेरिएबल होगा ना वो एक क्वालिटेटिव वैल्यू होगी। तो हमें बस अब इन पूरे कंसेप्ट को थोड़ा ट्विक करना पड़ेगा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, और वही अब हम डिटेल में पढ़ते हैं आगे। अगर आपको याद हो तो रिग्रेशन में दो टाइप के एमएसी थे, एक ट्रेनिंग एमएसी, दूसरा टेस्ट एमएसी। तो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए सेम रहेगा ट्रेनिंग एरर रेट। और हम इसको यहाँ पे एमएसी इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि एमएसी जो होता है ना वो सिर्फ क्वांटिटेटिव वेरिएबल्स पे कैलकुलेट होता है, ना कि क्वालिटेटिव वेरिएबल्स पे। तो जैसा रिग्रेशन में ट्रेनिंग एमएसी था, यहाँ पे रहेगा ट्रेनिंग एरर रेट। तो अब ट्रेनिंग एरर रेट क्या होगा? ट्रेनिंग एरर रेट वो होगा कि जब हम हमारे मॉडल को जो हमने एस्टिमेट किया एफ हैट उसको हम अप्लाई करेंगे ट्रेनिंग डेटा पे, तो उसने कितने बार ऑब्जर्वेशन को गलत क्लासीफाई किया, मतलब मिस क्लासिफिकेशन किया। या सिंपली मैं बोलूँ तो हमारे एफ हैट ने कितने बार मिस्टेक किए हमारे ट्रेनिंग डेटा को क्लासीफाई करते हो। अभी ट्रेनिंग एरर रेट का अगर मैं आपको फॉर्मूला बताऊँ तो वो दिया जाता है कुछ इस तरीके से। ट्रेनिंग एरर रेट इक्वल्स टू 1/n समेशन ऑफ आई इक्वल्स टू 1 to n आई ऑफ वाई आई इज नॉट इक्वल्स टू वाई आई हैट। ये वाई आई हैट क्या बताता है कि हमारा जो एफ हैट है उसने कौन सा क्लास प्रेडिक्ट किया उस पर्टिकुलर ith ऑब्जर्वेशन के लिए। दूसरा है आई ऑफ वाई आई नॉट इक्वल्स टू वाई आई हैट। ये क्या है? ये एक इंडिकेटर वेरिएबल है। ये क्या बता रहा है? हमारे मॉडल की मिस्टेक, इसकी वैल्यू इक्वल्स टू 1 रहेगी जब हमारा मॉडल किसी ऑब्जर्वेशन के लिए गलत क्लास प्रेडिक्ट करेगा, और इसकी वैल्यू होगी 0 जब वो सही से प्रेडिक्ट करेगा। अभी अगर आप इस फॉर्मूला में यहाँ पे फोकस करें इस पार्ट पे, तो ये इंडिकेटर वेरिएबल क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा है कि हमारा मॉडल कितने बार इनकरेक्ट था। तो इसीलिए ये ट्रेनिंग एरर रेट जो वैल्यू हमको देगा ना तो वो देगा हमारे मॉडल का इनकरेक्टनेस हमें। अब जो कि ट्रेनिंग एरर रेट हमारे मॉडल्स की मिस्टेक्स हाईलाइट कर रहा है, तो जो वैल्यू ये कंप्यूट करके देगा ना उसको हम बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ इनकरेक्ट क्लासिफिकेशंस। अब रिग्रेशन में जैसा टेस्ट एमईसी था वैसे ही क्लासिफिकेशन में होगा टेस्ट एरर रेट। अब क्लासिफिकेशन में ट्रेनिंग एरर रेट था ट्रेनिंग डेटा पे, वैसे ही टेस्ट एरर रेट होगा टेस्ट डेटा पे। टेस्ट डेटा क्या होता है? एक अनसीन डेटा जो हमारे मॉडल ने अब तक एनालाइज नहीं किया। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन में टेस्ट एरर रेट क्या होगा? एक ऐसा एरर जो हमारा मॉडल करता है अनसीन डेटा पे या अनसीन ऑब्जर्वेशंस पे। और रिग्रेशन में जैसा टेस्ट एमईसी जरूरी था वैसे ही यहाँ पे टेस्ट एरर रेट जरूरी होगा कंपेयर टू ट्रेनिंग एरर रेट। अब इसका फॉर्मूला देखा जाए तो वो दिया जाता है कुछ इस तरीके से। टेस्ट एरर रेट इक्वल्स टू एवरेज ऑफ आई ऑफ y0 नॉट इक्वल्स टू y0 हैट। अब फिर से वही यहाँ पे y0 हैट क्या है? हमारा एक ऐसा प्रेडिक्टेड क्लास लेवल जो हमारे मॉडल ने जो क्लास प्रेडिक्ट किया x0 टेस्ट डेटा के प्रेडिक्टर्स के लिए। और लास्ट पॉइंट मतलब जैसा रिग्रेशन में हमारा एम होता था टेस्ट एमईसी को मिनिमाइज करने का, वैसा ही क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में हमारा एम होगा टेस्ट एरर रेट को मिनिमाइज करने का। और एक अच्छा क्लासीफायर मतलब जो हमारे मॉडल्स फिट करते हैं ना हम क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए, उसको हम क्लासीफायर कहते हैं। तो एक अच्छा क्लासीफायर वही होता है जिसके लिए टेस्ट एरर रेट बहुत छोटा हो। जो टेस्ट एरर रेट हमने देखा था उसको मिनिमाइज करना ही हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के अंडर गोल होता। तो अभी ये बेस क्लासीफायर क्या करता है? बेस क्लासीफायर हर एक ऑब्जर्वेशन को एक ऐसा क्लास असाइन करता है जिसको वो मोस्ट लाइकली बिलोंग करता हो, जब आपके पास उस ऑब्जर्वेशन के लिए कुछ प्रेडिक्टर्स होते हैं। बेस क्लासीफायर किसी ऑब्जर्वेशन को एक क्लास जे असाइन करता है अगर उसकी प्रोबेबिलिटी उस क्लास को बिलोंग करने के लिए सबसे हाई होती है गिवन इट्स प्रेडिक्टर्स। और यही चीज़ मैंने यहाँ पे आपको सेकंड पॉइंट में मैथमेटिकली बताई है। ये जो आप देख रहे हो ना प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू जी गिवन x इक्वल्स टू x0, इसको बोलते हैं हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। और एक ऑब्जर्वेशन क्लास जे को असाइन किया जाता है बेस क्लासीफायर के अंडर जब ये प्रोबेबिलिटी उस क्लास के लिए सबसे हाई होती है।
और इसको पढ़ा भी कुछ इस तरीके से ही जाता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू जे गिवन x इक्वल्स टू x0, या प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू जे गिवन इट्स ऑब्जर्व प्रेडिक्टर्स वेक्टर x0। अब बेस क्लासिफायर के अंडर आप एक एग्जांपल कंसिडर कीजिए कि जहाँ पे आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस मिलते हैं और उनको आपको असाइन करना है क्लास 1 या क्लास 2 में। तो आपको अगर दो क्लास को असाइन करना है तो आपको कुछ रेफरेंस पॉइंट चाहिए कि जहाँ पे आप बोल सके कि अगर इस पॉइंट के लेफ्ट साइड जाता है तो मैं क्लास 1 को असाइन करूँगा ऑब्जर्वेशन, और अगर इस पॉइंट के राइट साइड जाता है हमारा ऑब्जर्वेशन तो मैं क्लास 2 को असाइन करूँगा। तो ये जो पॉइंट है ना, इसको ही हम कहते हैं बेस डिसीजन बाउंड्री। और ये बेस डिसीजन बाउंड्री क्या होती है, जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू जे गिवन x इक्वल्स टू x0 ये 50% होती है। मतलब कोई भी ऑब्जर्वेशन वहाँ पे दोनों क्लासेस को बिलोंग करने की प्रोबेबिलिटी 50% रखता हो। और वही है जो ऑब्जर्वेशन इस डिसीजन बाउंड्री के एक साइड जाएगा वो कोई एक क्लास को असाइन होगा, और अगर उस बाउंड्री की वो दूसरे साइड जाता है तो वो दूसरे क्लास को असाइन किया जाएगा। बेस क्लासिफायर का एक एरर भी होता है जिसे हम कहते हैं बेस एरर रेट। अब ये बेस एरर रेट दिया जाता है कुछ इस तरीके से, 1 माइनस मैक्स ऑफ प्रोबेबिलिटी y इक्वल्स टू जे गिवन x इक्वल्स टू x0। और सबसे इंपॉर्टेंट बात इसकी, ये लोएस्ट पॉसिबल एरर रेट होता है सभी क्लासिफायर्स में। ये जो बेस एरर रेट होता है ना, वो एक बेंचमार्क होता है सभी क्लासिफायर्स के लिए। इस एरर रेट से आप नीचे जा ही नहीं सकते, इसको आप मिनिमाइज और कर ही नहीं सकते। आपको अगर इरिड्यूसिबल एरर याद हो तो ये लगभग उसी की तरह होता है। और इस फॉर्मूला का अगर मैं आपको आसान शब्दों में मीनिंग बताऊं तो वो ये है कि अगर कोई क्लासिफायर कोई ऑब्जर्वेशन को मोस्ट लाइकली क्लास को असाइन भी कर रहा है तो क्या परसेंट चांस है कि वो उस प्रिडिक्शन को गलत कर रहा है। अब ये जो आप आपके सामने एग्जाम्पल देख रहे हो ये है बेस क्लासिफायर का एग्जाम्पल। ये एक सिमुलेटेड डेटा। अगर आप देखोगे यहाँ पे जो ये x1 और x2 है ये हमारे प्रेडिक्टर्स है। क्लासिफिकेशन में रिस्पॉन्स तो नहीं होते तो दोनों एक्सेस पे यहाँ पे प्रेडिक्टर्स। यहाँ पे हम ट्रेनिंग डेटा के बेसिस पे ऐसा मॉडल बनाने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पे अगर हम उसको कोई प्रेडिक्टर दे तो वो ये असाइन करे कि वो क्लास ब्लू को बिलोंग करता है या क्लास ऑरेंज को। आप देखोगे कि यहाँ पे एक ऑरेंज शेडेड पोर्शन है। ये जो ऑरेंज शेडेड पोर्शन है ना, अगर यहाँ पे एक पॉइंट डाल लूँ मैं यहाँ पे तो इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50% है कि वो क्लास ऑरेंज को बिलोंग करता है। तो अगर ये एक टेस्ट ऑब्जर्वेशन है तो ये ऑरेंज क्लास को असाइन किया जाएगा। दूसरा आप देखिए ये ब्लू शेडेड पार्ट, अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट लूँ टेस्ट ऑब्जर्वेशन तो इसकी प्रोबेबिलिटी ग्रेटर देन 50% है कि ये ब्लू क्लास को असाइन हो। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ y इक्वल्स टू ब्लू गिवन दिस ऑब्जर्वेशन ये ग्रेटर देन 50% है, इसीलिए ये ब्लू क्लास को असाइन किया जाएगा। अगर आप यहाँ पे देखें तो आपको ये एक पर्पल डैश लाइन भी दिख रही होंगी। ये पर्पल डैश लाइन ही है हमारी बेस डिसीजन बाउंड्री। इस डिसीजन बाउंड्री के जो पॉइंट्स लेफ्ट साइड बिलोंग करेंगे वो ऑरेंज क्लास को असाइन किए जाएंगे, और जो राइट साइड को फॉल करेंगे उसको हम ब्लू क्लास असाइन करेंगे। ये पर्पल डैश लाइन मतलब बेस डिसीजन बाउंड्री। अगर कोई पॉइंट इस पे लाई करता है ना तो उसकी प्रोबेबिलिटी 50% है कि वो ऑरेंज क्लास को भी असाइन किया जा सकता है या ब्लू क्लास को। और ये बेस क्लासिफायर जो प्रेडिक्शंस करता है वो इस डिसीजन बाउंड्री के बेसिस पे ही करता है। तो बेस क्लासिफायर असाइन करता है कोई भी ऑब्जर्वेशन को एक क्लास सिर्फ इस बाउंड्री के बेसिस पे। इसके साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि बेस क्लासिफायर में एक बेस एरर रेट होता है। तो एरर रेट क्यों आता है पता है? अगर आप देखोगे ये ऑरेंज शेडेड पोर्शन में कुछ ब्लू पॉइंट्स आ रहे हैं और इस ब्लू शेडेड पोर्शन में कुछ ऑरेंज पॉइंट्स आ रहे हैं। तो ये जो ओवरलैपिंग है ना ट्रेनिंग डेटा में, उसके वजह से बेस क्लासिफायर में आता है बेस एरर रेट। अभी जो बेस क्लासिफायर हमने देखा उसका एक ड्रॉबैक है कि उसको आप कभी रियल वर्ल्ड डेटा में फिट नहीं कर सकते, क्योंकि बेस क्लासिफायर के लिए ये ज़रूरी होता है कि आपको y मतलब जो रिस्पॉन्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन पता हो गिवन x। पर रियल वर्ल्ड डेटा के लिए ये हमें कभी पता नहीं होता, और जो कि हमें ये कभी पता नहीं होता तो हम बेस क्लासिफायर कभी यूज़ नहीं कर सकते रियल वर्ल्ड डेटा पे, ये इम्पॉसिबल होता है। पर बेस क्लासिफायर हमें कुछ बेंचमार्क्स प्रोवाइड करता है जिसके बेसिस पे हम दूसरे क्लासिफायर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे बेस क्लासिफायर प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करता था ये जानने के लिए कि कोई ऑब्जर्वेशन कोई जे क्लास को बिलोंग करता है या नहीं गिवन इट्स प्रेडिक्टर्स, वैसे ही कुछ और अप्रोचेस है जो सेम प्रोबेबिलिटी एस्टिमेट करने का ट्राई करते हैं गिवन इट्स प्रेडिक्टर्स। ऐसी ही एक मेथड है के नियरेस्ट नेबर्स जिसको हम अभी पढ़ेंगे। अभी हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो बेस क्लासिफायर है ना उसके जैसे एक क्लासिफायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है कि हमें प्रोबेबिलिटी 100% पता नहीं है। यहाँ पे हमें जो y का डिस्ट्रीब्यूशन है वो 100% पता नहीं है। जो कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें पता नहीं है इसलिए हम जो प्रोबेबिलिटी है यहाँ पे वो एस्टिमेट करेंगे, वो 100% करेक्ट नहीं है, वो एस्टिमेटेड है।
अब के नियरेस्ट नेबर मतलब KNN, इसमें जो के है ना वो एक इंटीजर वैल्यू। अभी हम देखते हैं कि KNN काम कैसा करता है। तो सबसे पहले कंसिडर कीजिए कि आपने एक मॉडल फिट कर दिया यूजिंग KNN, आपको एक क्लासीफायर मिल गया। फिर उस क्लासीफायर को आपने टेस्ट डेटा दिया, तो KNN क्या करता है, उस टेस्ट डेटा को लेके जाता है और ट्रेनिंग डेटा में ढूंढता है कि इसके आसपास के नंबर ऑफ पॉइंट्स कौन से। वो के नंबर ऑफ पॉइंट्स का वो सेट बनाता है और उस पर ये वाली प्रोबेबिलिटी इवेल्युएट करता है। अब इस फॉर्मूला को मैं इजी टर्म में आपको बताऊं तो ये क्या करता है कि जो आपके पास के नंबर ऑफ पॉइंट्स का एक सेट आया, उसमें ये चेक करता है कि जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स है, ऑब्जर्वेशन है, वो कौन से क्लास को बिलोंग करते हैं। और ये प्रोबेबिलिटी जिस भी क्लास के लिए हाईएस्ट रहती है उस क्लास को टेस्ट पॉइंट असाइन कर दिया जाता है। ये सुनने में थोड़ा आपको अभी कंफ्यूजिंग लगा होगा, पर मैं इसको आपको एक एग्जांपल के थ्रू आगे डिटेल में समझाता हूँ। अब मैंने आपको ये जो के बताया था, जो एक इंटीजर वैल्यू होती है और हमें सिलेक्ट करनी पड़ती है, वही रिस्पॉन्सिबल होता है हमारे मॉडल के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब ये मॉडल के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए कैसे रिस्पॉन्सिबल होता है, इसको हम समझेंगे आगे एग्जाम्पल्स और प्लॉट्स के थ्रू। अभी हम यहाँ पे KNN का एक एग्जाम्पल देखते हैं। यहाँ पे आप कंसिडर कर लीजिए कि के की वैल्यू यहाँ पे 3 है। अभी आपको ये जो लेफ्ट हैंड प्लॉट दिख रहा है ना, ये हमारा ट्रेनिंग डेटा है। अभी कंसिडर कीजिए आप एक ऑब्जर्वेशन रखते हो यहाँ पे टेस्ट डेटा जो है ये क्रॉस। अब आपको ये जानना है कि ये क्रॉस कौन से क्लास को बिलोंग करता है, ऑरेंज क्लास या ब्लू क्लास। तो KNN के हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे इसके पास के नंबर ऑफ पॉइंट्स कौन से है वो देखे जाएंगे ट्रेनिंग डेटा में। तो यहाँ पे के की वैल्यू है 3, तो यहाँ पे क्रॉस के नियरेस्ट 3 पॉइंट्स कौन से वो ढूंढे जाएंगे ट्रेनिंग डेटा में, और वही हमने दिखाया है उस सर्कल के थ्रू। अभी अगर आप देखोगे तो 3 पॉइंट्स में 2 है ब्लू पॉइंट्स और 1 है ऑरेंज पॉइंट्स। तो यहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी है वो ब्लू की है 2/3 और जो ऑरेंज की है वो है 1/3। तो यहाँ पे हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी किसकी है, ब्लू क्लास की। तो जो कि प्रोबेबिलिटी ब्लू क्लास के लिए हाईएस्ट है, तो इस क्रॉस को KNN के द्वारा ब्लू क्लास असाइन किया जाएगा। अभी आप राइट हैंड प्लॉट देखोगे ना, तो यहाँ पे हमने क्या किया है कि जितने भी प्रेडिक्टर्स की पॉसिबल वैल्यूज थी ना, उन पे KNN अप्लाई किया विथ k = 3। तो यहाँ पे हमें KNN डिसीजन बाउंड्री मिली। अभी आपको वहाँ पे क्लियर कट दिख रहा है कि कौन से ऑब्जर्वेशंस ब्लू क्लास को असाइन किए जाएंगे और कौन से ऑरेंज क्लास को, जो कि वहाँ पे मेंशन है ब्लू शेडेड पार्ट और ऑरेंज शेडेड पार्ट से सेपरेटेड बाय KNN डिसीजन बाउंड्री। अब ये जो डेटा सेट है आपके सामने, ये वो सेम डेटा सेट है जो हमने बेस क्लासीफायर के एग्जाम्पल में देखा था। यहाँ पे 2 प्रेडिक्टर्स है x1 और x2, और ये जो पर्पल डैश लाइन है ये है बेस डिसीजन बाउंड्री। अब हमने इस एग्जाम्पल पे क्या किया, एक KNN मॉडल फिट किया विथ वैल्यू k = 10। अब आप यहाँ पे देखोगे कि जो KNN डिसीजन बाउंड्री है ना, ये जो ब्लैक लाइन है, ये क्लोजली फॉलो कर रही है बेस डिसीजन बाउंड्री को। तो जो कि यहाँ पे KNN को जो ट्रू प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था इस डेटा का पता भी नहीं था, फिर भी वो बेस डिसीजन बाउंड्री को बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है। और बेस डिसीजन बाउंड्री को हम बेंचमार्क इसलिए कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो जो डेटा था वो सिमुलेटेड था और बेस डिसीजन बाउंड्री को वहाँ पे जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन था वो वहाँ पे पता था। तो इसीलिए KNN क्लासीफायर्स को हम यूज़ कर सकते हैं बेस क्लासीफायर का एक अप्रॉक्सीमेट एस्टिमेट निकालने के लिए, क्योंकि बेस क्लासीफायर रियल वर्ल्ड डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकते, पर हम KNN को रियल वर्ल्ड डेटा पे यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए याद होगा तो हमारे जो मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी होती थी वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करती थी बायस और वेरिएंस को, और बायस और वेरिएंस ये डायरेक्टली इम्पैक्ट करते थे हमारे टेस्ट MAC को। तो यहाँ पे भी सेम केस रहेगा, जो हमारे क्लासीफायर्स की फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वो बायस और वेरिएंस को इम्पैक्ट करेगी, और बायस और वेरिएंस हमारे टेस्ट एरर रेट को इम्पैक्ट करेगी। तो अभी अगर KNN क्लासीफायर के कंटेक्स्ट में देखें तो यहाँ पे ये जो k रहता है ना, एक इंटीजर वैल्यू, ये रिस्पॉन्सिबल रहता है हमारे KNN क्लासीफायर के फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो आप देखोगे जब भी हमारी k की वैल्यू स्मॉल रहेगी ना, तो उस केस में हमारे KNN क्लासीफायर की जो फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी वो बहुत हाई रहेगी, और जो बायस होगा वो लो होगा, वेरियंस हाई होगा। तो आपको पता है जब फ्लेक्सिबिलिटी हाई रहती है तो बायस लो रहता है, और वेरियंस हाई रहता है, तो उस केस में आपको पता है हमारा जो मॉडल है वो ओवरफिट कर जाता है। तो इस केस में हमारा KNN क्लासीफायर ओवरफिट कर जाएगा जब उसकी वैल्यू आप k = 1 लोगे। और वही अगर आप k की वैल्यू बहुत बड़ी लोगे ना, तो जो हमारा क्लासीफायर है उसकी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो होगी। फ्लेक्सिबिलिटी लो होगी तो जो हमारा बायस है वो बहुत हाई रहेगा और वेरिएंस बहुत लो रहेगा। तो इस केस में आपको पता है हमारा मॉडल अंडरफिट करेगा, हमारा मॉडल जो डेटा का रिलेशनशिप है वो सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, तो इस केस में हमारा मॉडल अंडरफिट कर जाएगा। आप KNN क्लासीफायर के लिए कंसिडर कर लीजिए, आप k की वैल्यू कुछ बहुत बड़ी ले लेते हो,
जैसे कि k इक्वल्स टू 100। तो इसीलिए हमें ये जो k की वैल्यू है ना, वो एक हमेशा ऑप्टिमल वैल्यू चूज करनी पड़ेगी कि जिससे हमारा बायस और वेरिएंस दोनों बैलेंस रहे। और जब बायस और वेरिएंस दोनों बैलेंस रहेंगे तो उसी केस में KNN क्लासीफायर के लिए जो हमारा टेस्ट एरर रेट है वो बहुत कम रहेगा। अब k की ऑप्टिमल वैल्यू कैसे चूज करें, इसके लिए अलग अलग अप्रोचेस होते हैं स्टैटिस्टिकल लर्निंग के अंडर। पर सबसे पहले ये जो कंसेप्ट अभी हमने देखा है इसको हम समझते हैं आगे एक प्लॉट के थ्रू। अब आप ये जो डेटा देख रहे हैं फिर से ये वही सिमुलेटेड डेटा है। यहाँ पे ये जो पर्पल डैश लाइन है ये बेस डिसीजन मॉडल। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे KNN क्लासीफायर अप्लाई किया विथ k इक्वल्स टू 1 वैल्यू। अब जब k की वैल्यू बहुत कम है यहाँ पे तो हमारे मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो यहाँ पे बहुत हाई है। तो यहाँ पे जब मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हमारी हाई है तो हमारी जो बायस है वो यहाँ पे बहुत लो रहेगा और वेरिएंस बहुत हाई रहेगा। तो आप देखोगे यहाँ पे जो KNN डिसीजन बाउंड्री है, ये जो ब्लैक लाइन है वो अभी डेटा को बहुत क्लोजली फॉलो कर रही है। तो KNN डिसीजन बाउंड्री ने कुछ ऐसा पैटर्न ढूंढ के निकाला है जो बेस डिसीजन बाउंड्री को सही से फॉलो नहीं कर रहा। और इस केस में आप देखोगे कि जब भी हमारा बायस लो रहता है और वेरिएंस हाई होता है तो हमारा मॉडल ओवरफिट कर जाता है। तो इस केस में आप देखोगे कि हमारा क्लासीफायर भी यहाँ से जो हमारा डेटा पॉइंट्स है उसको सही से क्लासीफाई नहीं कर रहा। और ये मैं कंपेयर कर रहा हूँ अपने बेस डिसीजन बाउंड्री के साथ क्योंकि वही हमारा बेंचमार्क है इस केस में। अभी आप राइट साइड वाला प्लॉट देखें, यहाँ पे फिर से ये जो पर्पल डैश लाइन है ये है बेस डिसीजन बाउंड्री। और अभी हमने यहाँ पे क्या किया है, KNN फिट किया है विथ k इक्वल्स टू वैल्यू 100। अभी आप यहाँ पे देखो k की वैल्यू यहाँ पे बहुत बड़ी हो गई तो हमारा जो मॉडल है अभी वो लेस फ्लेक्सिबल हो गया या कह सकते हो वो अब रिस्ट्रिक्टिव हो गया। आप देखोगे कि अभी ये जो KNN डिसीजन बाउंड्री है ये क्लोज टू लीनियर हो गई। तो जब भी कोई मॉडल रेस्ट्रिक्टिव होता है तो उसका जो बायस होता है वो बहुत हाई होता है और एट द सेम पॉइंट वेरिएंस बहुत लो होता है। तो इस केस में आप देख सकते हो ये जो KNN क्लासीफायर है ये उस रिलेशनशिप को और सिंप्लीफाई कर रहा है। अब ये मैं फिर से कंपेयर कर रहा हूँ हमारे बेस डिसीजन बाउंड्री के साथ क्योंकि वही एक बेंचमार्क है। आप देखोगे कि बेस डिसीजन बाउंड्री में थोड़े कर्व है पर वही KNN डिसीजन बाउंड्री में नहीं है। तो KNN क्लासीफायर इस डिसीजन बाउंड्री के साथ जब भी आप क्लासीफाई करेगा डेटा को तो वहाँ पे एरर रेट थोड़ा ज़्यादा रहेगा। इस केस में हम कह सकते हैं हमारा जो मॉडल है वो यहाँ पे अंडरफिट कर रहा है, वो डेटा को सही से रिप्रेजेंट नहीं कर रहा। तो यहाँ पे दोनों प्लॉट का यही कंक्लूजन है, जब k की वैल्यू बहुत लो तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई, जब फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई तो बायस बहुत लो और वेरिएंस बहुत हाई, इसके वजह से मॉडल जो है वो ओवरफिट कर जाएगा। और दूसरी तरफ जब k की वैल्यू बहुत बड़ी तो हमारा मॉडल रिस्ट्रिक्टिव हो जाएगा, लेस फ्लेक्सिबल हो जाएगा। तो उस केस में बायस बहुत हाई और वेरिएंस बहुत लो, इस केस में हमारा मॉडल अंडरफिट कर जाएगा। तो इसीलिए हमारी जो k की वैल्यू ना हमें वो बहुत छोटी चाहिए ना वो बहुत बड़ी, हमें एक k की ऑप्टिमल वैल्यू सिलेक्ट करनी पड़ेगी कि जिससे बायस और वेरिएंस दोनों लो रहे और उसके साथ साथ हमारा टेस्ट एरर रेट भी लो रहे। अगर आपको रिग्रेशन के कंटेक्स्ट में याद हो, हमारा ट्रेनिंग एमएसी और टेस्ट एमएसी दोनों में कुछ इतना खास रिलेशनशिप नहीं था। मतलब ट्रेनिंग एमएसी कम होता था तो उसका मतलब ये नहीं था कि हमारा टेस्ट एमएसी भी कम हो जाएगा। तो वही सेम सिनेरियो रहेगा हमारा क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए। जब हमारा ट्रेनिंग एरर रेट कम होगा उसका मतलब ये नहीं है कि हमारा टेस्ट एरर रेट भी यहाँ पे कम होगा। फॉर एग्जाम्पल आप कंसिडर कर लीजिए, अगर आप KNN क्लासीफायर में k की वैल्यू 1 लेते हो तो उस केस में आपका टेस्ट एरर रेट 0 हो सकता है पर आपका ट्रेनिंग एरर रेट बहुत हाई हो सकता है। तो इसीलिए क्लासिफिकेशन मेथड्स में अगर आप फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाते हो तो आपका ट्रेनिंग एरर रेट ज़रूर कम होगा पर ज़रूरी नहीं कि आपका टेस्ट एरर रेट भी वहाँ पे डिक्रीज ही होगा। अब आप ये प्लॉट देखिए, ये प्लॉट है ट्रेनिंग और टेस्ट एरर रेट का हमारे KNN क्लासीफायर के लिए। आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे एक्स एक्सिस पे ना हमारी फ्लेक्सिबिलिटी है और जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट जाओगे ना यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती रहेगी क्योंकि हमने यहाँ पे डायरेक्टली k प्लॉट नहीं किया, यहाँ पे हमने प्लॉट किया है 1/k। मतलब k की वैल्यू जैसे जैसे कम होती जाएगी 1/k इंक्रीज होते जाएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट टू राइट अगर आप जाओगे तो KNN की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती हुई दिखेगी। तो यहाँ पे y एक्सिस पे है हमारा एरर रेट। अगर आप ये दो लाइन्स देखोगे तो ये जो ब्लू लाइन है ये बताती है हमारे ट्रेनिंग एरर रेट को और ये जो ऑरेंज लाइन है ये बताती है हमारे टेस्ट एरर रेट को। अभी आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे जैसे हमारी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही है, आप लेफ्ट टू राइट जाओगे एक्स एक्सिस पे तो हमारी जो ट्रेनिंग एरर रेट है ना वो यहाँ पे कम होता जा रहा है। और एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम आप ये देखिए कि जब फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ रही थी तब हमारा टेस्ट एरर रेट पहले डिक्रीज हुआ, फिर एक लेवल क्रॉस करने के बाद वेरिएंस के साथ फिर से हमारा टेस्ट एरर रेट इंक्रीज होने लग गया। तो रिग्रेशन प्रॉब्लम हो या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम, दोनों केस में टेस्ट एरर रेट या टेस्ट एमएसी दोनों एक यू शेप फॉलो कर रही है। बायस हाई था, टेस्ट एरर रेट या टेस्ट एमएसी हाई होती है।
फिर जब बायस लो हो जाता है और वेरिएंस हाई हो जाता है तो हमारा टेस्ट एरर रेट या टेस्ट एमएसी बहुत हाई हो जाती है। और वेरिएंस तब बढ़ना शुरू हो जाता है जब हम एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी क्रॉस कर देते हैं। तो इस एग्जाम्पल के थ्रू आप यही याद रखें कि जब भी आपकी मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो रहती है तो बायस हाई रहता है और वेरिएंस बहुत लो, उस केस में आपका मॉडल अंडरफिट कर जाएगा। और जब आपके मॉडल का फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़ जाती है तो बायस बहुत लो होता है पर एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम वेरिएंस बहुत हाई हो जाता है और उसके वजह से आपका मॉडल ओवरफिट कर जाता है। और इसी वजह से क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में भी आपका टेस्ट एरर रेट एक यू शेप फॉलो करेगा। अभी अगर मैं आपको पिछले एग्जाम्पल के थ्रू बायस और वेरिएंस ट्रेड ऑफ को समराइज करूँ तो यही है कि क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो या रिग्रेशन प्रॉब्लम, दोनों के लिए ये सेम ही रहेगा। मतलब जब भी आपके मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत हाई रहेगी तो आपके मॉडल का जो बायस है वो लो रहेगा और वेरिएंस बहुत हाई रहेगा। तो इस केस में आपका जो मॉडल है वो ओवरफिट कर चुका हो, वो भले ही रिग्रेशन प्रॉब्लम के लिए हो या क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम के लिए। वही अगर आपके मॉडल की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत लो है तो आपका जो बायस है वो बहुत हाई रहेगा और आपका जो वेरिएंस है वो बहुत लो होगा। इस केस में आपका जो मॉडल या क्लासीफायर है वो अंडरफिटेड। और हमारा गोल यहाँ पे यही रहेगा कि हम एक ऑप्टिमल लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी चूज करें। मतलब हमारा बायस हो या वेरिएंस हो दोनों लो रहे, वो दोनों लो रहेंगे तो क्लासिफिकेशन के लिए टेस्ट एरर रेट हो या रिग्रेशन के लिए टेस्ट एमएसी हो, ये दोनों भी लो रहेंगे। अगर इस पूरे वीडियो का मैं आपको की टेकअवेज बताऊं या कंक्लूजन बताऊं तो यही है कि जो कंसेप्ट हमने रिग्रेशन प्रॉब्लम्स के लिए देखे थे वो सब सेम कंसेप्ट अप्लाई होता है क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स के लिए। बस क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स में इतना होता है कि जो रिस्पॉन्स वेरिएबल होता है वो क्वालिटेटिव होता है, इसीलिए हमें उन कंसेप्ट को थोड़ा ट्विक करना पड़ता है क्वालिटेटिव वेरिएबल्स के लिए। दूसरा, जो बेस क्लासीफायर्स होते हैं वो रियल वर्ल्ड डेटा पे हम अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि बेस क्लासीफायर के लिए हमें प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पता होना चाहिए और जो बेस एरर रेट हमें मिलता है उसे हम एज अ बेंचमार्क ट्रीट कर सकते हैं दूसरे क्लासीफायर्स के लिए। अब जो कि बेस क्लासीफायर हम रियल वर्ल्ड डेटा पे अप्लाई नहीं कर सकते इसलिए हम यूज़ कर सकते हैं क्लासीफायर्स लाइक KNN। अब KNN क्लासीफायर्स हमें हेल्प करते हैं बेस क्लासीफायर को अप्रोक्सीमेटली एस्टिमेट करने के लिए। और अगर आप KNN में के की एक ऑप्टिमल वैल्यू सिलेक्ट करते हैं तो KNN डिसीजन बाउंड्री क्लोजली फॉलो कर सकती है बेस डिसीजन बाउंड्री को। और यहाँ पे के की ऑप्टिमल वैल्यू मतलब हमें एक ऑप्टिमल फ्लेक्सिबिलिटी चूज करनी पड़ती है हमारे क्लासीफायर के लिए। और ऑप्टिमल लेवल ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपको चूज करनी है तो ये क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम हो या रिग्रेशन प्रॉब्लम, दोनों के लिए ये ज़रूरी होता है कि आप बायस वेरिएंस ट्रेड ऑफ समझें। जब भी आपका बायस और वेरिएंस दोनों लो रहेंगे तो उसी केस में आपका टेस्ट एरर रेट हो या टेस्ट एमईसी हो दोनों भी लो रहेंगे।